हेलो, स्वागत है आप सबका आपके अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट सिविल सर्विसेज एकेडमी में। आज एक नए कॉन्सेप्ट और एक नए सब्जेक्ट की एक नए विषय की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। ये जो सब्जेक्ट आज से मैं आपको सीखने में मदद करने वाला हूँ या आपको सिखाने में मदद करने वाला हूँ, वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी सब्जेक्ट की सिविल सर्विसेज में क्या इम्पोर्टेंस है, इसके साथ-साथ उसको कैसे पढ़ना है, क्या सिलेबस है, कैसे उस सिलेबस को कवर कर लेना है और ज्योग्राफी सब्जेक्ट कहाँ-कहाँ दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ रिलेट करता है क्योंकि ज्योग्राफी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और ये एक इंटरलिंकिंग सब्जेक्ट की तरह से काम करता है। इसके साथ-साथ ज्योग्राफी आपके पूरे सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन में चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या सिविल का सेंट्रल का एग्ज़ाम हो, सिविल सर्विसेज का यूपीएससी जिसको हम लोग कह सकते हैं, उस एग्ज़ामिनेशन में कौन-कौन से डायमेंशंस को कवर करता है और किस-किस जगह पे वो इम्पोर्टेंट है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। ज्योग्राफी एज़ अ सब्जेक्ट क्या है? ज्योग्राफी की कौन-कौन सी ब्रांचेज़ हैं? और ज्योग्राफी ह्यूमन के कौन-कौन से डोमेन्स को इन्फ्लुएंस करता है? मानव के कौन-कौन से भागों को, कौन-कौन से विभिन्न प्रतिक्रियाओं या क्रियाओं को किस जगह पर ज्योग्राफी सब्जेक्ट भूगोल विषय जो है वो प्रभावित करता है उनको, इन सब चीज़ों को हम लोग आज समझने के लिए इस क्लास के लिए और इस क्लास में हम जिन चीज़ों को जानने वाले हैं, वो सारी ही सारी चीज़ें आपकी एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट। तो आप सारे अपने जितने भी दोस्त हैं और भी जो एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी करने वाले लोग हैं, उन तक इस क्लासेस को, इन सेशन को आप उन तक ज़रूर पहुँचाएँ और ताकि ये हो सके कि जितने भी आपके दोस्त वगैरह हैं, वो सब भी इन कॉन्सेप्चुअल्स क्लासेस का पूरे सिलेबस कवरेज के दौरान लाभ उठा सकें। तो सब्जेक्ट सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि दरअसल ज्योग्राफी है क्या? और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जितने लोग इस क्लास को देख रहे हैं, उन्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी इस सब्जेक्ट की नहीं है। तो हम लोग ज़ीरो से लेकर शुरू करने वाले हैं। हर एक चीज़ को स्क्रैच से लेके टॉप तक लेके जाने वाले हैं। जिन लोगों को आता है, वो थोड़ा धैर्य बनाए रखें, जिन्हें नहीं आ रहा है, वो पूरा मेरे साथ जुड़ें और सीखने की कोशिश करें। ज्योग्राफी को जितने भी लोग आजकल देखते हैं या आप सबकी जो अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफी सब्जेक्ट को लेके होगी, केवल इतनी होगी कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम पहाड़, नदियाँ, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लेकिन ज्योग्राफी पहाड़, नदियों तक सिर्फ सीमित नहीं है। ना ही ये कोई एक ऐसा विषय है जिसका फिजिक्स की तरह से या दूसरे सब्जेक्ट की तरह से स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, एक स्टैटिक सिलेबस है, जो कहीं पर कोरिलेट नहीं कर पाता है। ज्योग्राफी आपकी ह्यूमैनिटीज़ के लगभग सारे डोमेन्स को इन्फ्लुएंस करता है। ये इस सब्जेक्ट की बहुत खूबसूरत बात है। सबसे पहले हम लोग आज समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में ज्योग्राफी होता क्या है? कहाँ से ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट आया? इन सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। ज्योग्राफी अपने आप में जो वर्ड है, ये 2 ग्रीक वर्ड्स से मिलके बना हुआ है। जियो एंड ग्राफिया। जियो जो है इंग्लिश में इसको हम लोग अर्थ या पृथ्वी कहते हैं और ग्राफिया का मतलब है स्टडी या हिंदी में जिसे हम कह सकते हैं अध्ययन। तो जब हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक साथ पढ़ते हैं हम किस चीज़ के बारे में? पूरी पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी पर जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं, जितने भी फीचर्स हैं, टोपोग्राफिकल फीचर्स हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। इसके साथ-साथ और ज्योग्राफी के क्या डोमेन्स हैं, उसकी कौन-कौन से अलग ब्रांचेज़ हैं जो दूसरे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स के साथ लिंक करती हैं, इन सबको भी हम लोग समझते हैं। तो ज्योग्राफी को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? अर्थ एज़ अ होल, कंपोनेंट एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। इसको जब आप स्टडी करेंगे, तो आप समझेंगे कि वास्तव में ज्योग्राफिकल प्रोसेसेस होते क्या हैं। अगर हिंदी में हम लोग बात करें, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि पृथ्वी के
समस्त कार्यों। पृथ्वी के कार्यों से मेरा मतलब है, आप सबको ये लगता है कि केवल कार्य मनुष्य करता है या जानवर करता है, ऐसा नहीं है। अर्थ भी अपने आप में एक डायनामिक एंटिटी है, लगातार इवॉल्व होती है और डिस्ट्रॉय होती रहती है ना? पृथ्वी के समस्त कार्यों, वाह! इसको हम प्रक्रियाओं भी कह सकते हैं, प्रोसेसेस एक अच्छा शब्द है इसके लिए। व उसके जीवधारुओं पर प्रभाव। जब आप इसका अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पर सब्जेक्ट आता है आपका ज्योग्राफी, ठीक है? तो ज्योग्राफी वास्तव में क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ। अब अर्थ की स्टडी क्या है? अर्थ हमारे लिए एक प्लैनेट है, लाइफ है, क्योंकि इट इज़ द ओनली प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम व्हिच हैज़ लाइफ। आपके पूरे के पूरे सौरमंडल में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। जीवन से मेरा मतलब है जो हम लोग जितने भी जीवधारी हैं, इन सारे के जीवित रहने के लिए आवश्यक जो दशाएँ हैं, वो सारी पृथ्वी पर पाई जाती हैं। और किसी भी ग्रह पर ये साधारण दशाएँ या जो हम कह सकते हैं कि समान दशाएँ जो यहाँ पृथ्वी पर हैं, वो किसी और ग्रह पर नहीं पाई जाती, है ना? तो ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जो इसको थोड़ा-सा और स्पेशल बनाता है और ये हमारा अपना प्लैनेट भी है, हमारा अपना खुद का ग्रह है, जिस पर हम रहते हैं, इसलिए इसके बारे में जानना सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बात है। इसके साथ-साथ अब हम लोग जो अगली चीज़ को समझते हैं थोड़ा-सा कि ज्योग्राफी में पढ़ते क्या-क्या हैं? तो ज्योग्राफी में वही पढ़ते हैं जो अर्थ से रिलेटेड है। अर्थ से रिलेटेड क्या-क्या है? इस चीज़ को थोड़ा-सा समझ लेते हैं। जनरली अगर मैं आपसे बात करूँ तो ज्योग्राफी को हम मेजर 2 ब्रांचेज़ में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 जिसको हम कह सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी एंड नंबर 2 जिसको हम कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं हिंदी में भौतिक भूगोल और इसको कहते हैं हम लोग मानव भूगोल। ये 2 मुख्य क्लासिफिकेशन है, जिसको हम लोग कह सकते हैं, ये 2 ब्रांचेज़ हैं, 2 शाखाएँ हैं ज्योग्राफी की एंड ज्योग्राफी एक अपने आप में बड़ा सब्जेक्ट है ना, तो उसको थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ा जा सकता है। हर एक चीज़ एक-दूसरे से रिलेट करती है, इसलिए बेहतर है कि आप पहले एक कॉन्सेप्ट को जानें और कैसे वो दूसरे से रिलेट कर रहा है, ऐसा समझें। इसलिए क्या किया गया है कि भूगोल के या किसी भी विषय के आप पाएँगे जब आप किसी बड़े विषय को पढ़ते हैं, तो उसको छोटे-छोटे भागों में, छोटी-छोटी शाखाओं में विभाजित कर दिया जाता है। आपके अध्ययन की सुगमता के लिए, आपकी स्टडी को थोड़ा-सा इफ़ेक्टिव और सिंपल बनाने के लिए ताकि आप समझ सकें चीज़ों को। तो मैंने भी ज्योग्राफी को इन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, फिज़िकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। फिज़िकल ज्योग्राफी मानव भूगोल ये भौतिक भूगोल क्या है? फिज़िकल ज्योग्राफी का मतलब है इस पे अर्थ एज़ अ सिस्टम, अर्थ की कोर है, आपकी पृथ्वी ही केंद्र में रहती है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ आपकी अर्थ से होती हैं या अर्थ में होती हैं, अर्थ में कैसे क्या-क्या होती है? टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, आप सबने नाम सुना होगा कि अर्थ के अंदर भूकंप आ रहा है, ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें, वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं। तो जितनी भी चीज़ें ये सब होती हैं या पहाड़ बना, नदी बनी कोई, इसके साथ-साथ झील बन गई कोई या समुद्र है किसी जगह पर, तो ये सारी चीज़ें कैसे बनी? कौन-कौन सी प्रक्रियाएँ होती हैं जिनसे ये सब चीज़ें बनती हैं? और उन प्रक्रियाओं का क्या प्रभाव बाकी सारी दूसरी चीज़ों पर होता है, इसको जब आप पढ़ते हैं, तो ये अर्थ को केंद्र में रख के पढ़ते हैं और उस ब्रांच को हम लोग कहेंगे फिज़िकल ज्योग्राफी। जबकि हम ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर बात करें, तो ह्यूमन ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन एंड अर्थ इंटरैक्शन। मानव और पृथ्वी, इन दोनों के बीच में जो इंटरैक्शंस होता है, ये लगातार एक-दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। इस चीज़ को आप पढ़ते हैं, तो वो डोमेन हमारा होता है ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है? ये थोड़े से सिर्फ ज्योग्राफी का एक फर्दर क्लासिफिकेशन भी है, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए समझते हैं सबसे पहले कि फिज़िकल ज्योग्राफी जो है, इसमें आप किन-किन चीज़ों को पढ़ते हैं? क्या है फिज़िकल ज्योग्राफी?
फिजिकल ज्योग्राफी से मेरा मतलब ये है कि जितनी भी कंपोनेंट अर्थ के हैं, आपकी पृथ्वी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड सारी की सारी स्टडी आप एक सेपरेट ब्रांच में करते हैं। हमारी अर्थ के कौन-कौन से मेन कंपोनेंट हैं, चलिए बात करते हैं। तो पहली चीज़ जो आपकी अर्थ की कंपोनेंट है, वो है आपकी अर्थ की सरफेस, जिस पे आप सब रहते हैं। वैसे तो पूरी अर्थ ही है, लेकिन अर्थ की सरफेस आपके लिए थोड़ी-सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जिस सरफेस पे हम लोग रह पा रहे हैं, हमारे घर बने हैं, जिसपे सड़क बनी है, पुल बने हैं, ये सारी की सारी चीज़ें सरफेस पे ही बनी है। भले ही पृथ्वी एज़ अ होल एंटिटी है, पर इम्पोर्टेंस सरफेस की ज़्यादा है ना? तो इसलिए हम जो सरफेस को पढ़ते हैं और अर्थ की सरफेस को क्रस्ट कहा जाता है ना? और इसको एक वर्ड से लिखते हैं इंग्लिश में लिथोस, और पूरा वर्ड होता है थोड़ा-सा लिथोस्फियर। लिथोस्फियर का मतलब है जब आप अर्थ की क्रस्ट की, पृथ्वी की सतह की फॉर्मेशन को पढ़ते हैं, उसके निर्माण को पढ़ते हैं, उसमें होने वाले चेंजेस, बदलाव को पढ़ते हैं, तो वो एक पूरा अलग डोमेन ज्योग्राफी का है, जिसमें हम लोग अंग्रेजी में जिसको हम लोग कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है? दूसरा जो कंपोनेंट हमारे अर्थ का है, वो क्या है? उसको हम लोग कह सकते हैं एयर, हवा। हवा है, ठीक है बात। हवा क्या है? सबसे पहले तो आप सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए। हवा क्या है? इसके साथ-साथ वो पृथ्वी के अन्य दूसरे अवयवों को, दूसरे कंपोनेंट्स को किस प्रकार से प्रभावित करती है? इसमें कौन-कौन सी प्रक्रियाएँ चलती हैं? उन प्रक्रियाओं का दूसरी चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इन सारी चीज़ों को जब आप पढ़ते हैं, तो वो ज्योग्राफी का एक अलग डोमेन है, जिसको हम लोग कहते हैं नंबर 1, या तो आप इसको क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं, जलवायु विज्ञान, या मेटेरियोलॉजी। ठीक है? और ये 2 अलग-अलग नाम हैं, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि वो एक-दूसरे से कैसे भिन्न है। ठीक है? तीसरी चीज़ जो आपकी है, वो है जल। पृथ्वी पर जल पाया जाता है भरपूर मात्रा में, आप सबको पता होगा कि लगभग-लगभग 70% भाग पर केवल जल है और 30% भाग पर केवल सतह है, लैंड एरिया। तो ये जल भी अर्थ का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इसकी स्टडी, इसमें चल रही प्रोसेसेस को जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि जल का एकमात्र और सबसे वृहद सोर्स जो है वो आपका ओशन है, महासागर हैं। इसलिए यहाँ से इसकी ब्रांच को नाम दिया गया है ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी कह सकते हैं, या इसको हम लोग, जिसमें हम पढ़ते हैं, सीधी-सी बात ये है कि इसमें हम महासागरों में चल रही प्रक्रियाएँ, या इसके साथ-साथ वो जो वाटर है, उनमें ओशंस का जो वाटर है, वो किन-किन प्रोसेस के थ्रू जाता है, कहाँ ट्रैवल करता है, कहाँ ट्रांसमिट होता है, इन सारी चीज़ों को जब आप पढ़ते हैं, तो दिस इज़ द सेपरेट ब्रांच ओशियनोग्राफी। चौथी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, बायोस्फीयर इसको थोड़ा-सा कहते हैं। बायोस्फीयर का मतलब है एक ऐसी जगह जहाँ पर लाइफ, ठीक है? लाइफ है। अर्थ की सरफेस पे जब वाटर, एयर और लैंड एरिया, पूरा लैंड एरिया पे वाटर और एयर, इन चीज़ों का जब इंटरेक्शन होता है, तो वहाँ पर लाइफ का इवोल्यूशन होता है। और उस लाइफ के इवोल्यूशन और उसके इंटरेक्शन की स्टडी को जब हम करते हैं, उसको कहते हैं बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी, क्लियर? बायोजियोग्राफी समझ में आ गया? तो ये फिजिकल ज्योग्राफी के, जिसको हम लोग कह सकते हैं, 4 सब क्लासिफिकेशंस हैं। ठीक है? अब हम आगे बात करते हैं अपने दूसरे डोमेन की। 4 के अलावा भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ 4 ही है। बातों को थोड़ा-सा समझिए और उसमें अंतर करने का प्रयास करिए। ये 4 मुख्य हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे सब क्लासिफिकेशन फिजिकल ज्योग्राफी के किए जा सकते हैं, अपने अलग-अलग डोमेन्स को सेंटर में रखते हुए। ठीक है? तो मेन यही है। अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला जो सब क्लासिफिकेशन है या क्लासिफिकेशन है, वो है ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी में कौन-कौन सी चीज़ों को आप लोग पढ़ते हैं? तो मानव क्या-क्या करता है? सबसे बड़ी बात, जो भी काम मानव करता है, उस पृथ्वी के साथ, उसकी, आपके नेचर, प्रकृति के साथ जो इंटरैक्शंस होते हैं, उस इंटरैक्शन का क्या प्रभाव पड़ता है? उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ कौन-कौन सी होती हैं? वो सारी की सारी चीज़ों को हम ह्यूमन ज्योग्राफी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है ह्यूमन ज्योग्राफी में, तो ह्यूमन
एंड ह्यूमन एज अ होल पॉपुलेशन। समझ में आया? पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, आप सबको पता होता है। जब भी ये जितनी भी जनसंख्याएँ आती हैं, जनगणना वगैरह होती है, सेंसस होती है, तो उस सेंसस में आंकड़े दिए जाते हैं। ये जनसंख्या घनत्व है, ये लिंग अनुपात है, दिस इज़ द सेक्स रेशियो, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में फैक्टर्स में बात की जाती है उस सेंसस में। उन सारी चीज़ों को कंपोज़िशन को वो क्या होता है, इन सब चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं, अलग आता है, जिसको हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ठीक है? इसके साथ-साथ दूसरी चीज़, अब मानव रहेगा, तो रहेगा कहाँ पे? घर बनाता है अपना, सेटलमेंट्स, घर बनाता है, एक विशेष प्रकार से बनाता है क्योंकि पहाड़ों पर बनने वाले घर अलग प्रकार से बनते हैं, मैदान भाग में बनने वाले घर अलग प्रकार से बनते हैं, उनकी बनावट अलग होती है, उनके आकार अलग-अलग होते हैं। या सेटलमेंट का मेरा मतलब जब भी है, तो सेटलमेंट का मेरा मतलब घर नहीं है। वो पूरे घरों का जो समूह है, पूरा पैटर्न है, उसको कहते हैं द पैटर्न ऑफ हाउसिंग इज़ कॉल्ड सेटलमेंट। जो पूरे के पूरे घर हैं, वो किस प्रकार से वितरित है, उस पूरे वितरण को हम लोग कहते हैं सेटलमेंट। तो इसका अध्ययन हम लोग करते हैं, तो वहाँ पर जो आता है, वो है सेटलमेंट ज्योग्राफी। अगली चीज़ अगली चीज़ क्या हो सकती है इसमें? तो जब आप रिसोर्सेज़ के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज़ कहाँ पे आते हैं? और उन रिसोर्सेज़ के इंटरैक्शंस से जो एक्टिविटीज़ होती हैं, रिसोर्सेज़ के इंटरैक्शंस से नहीं, ह्यूमन और रिसोर्सेज़ के इंटरैक्शंस से जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसको हम लोग पढ़ते हैं एक नए डोमेन में, एंड दिस इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जिसमें हम इकोनॉमिक अर्थशास्त्र से संबंधित, अर्थ पैसे से संबंधित, क्योंकि रिसोर्सेज हैं, और रिसोर्सेज मतलब जितने भी आपके संसाधन हैं, उन संसाधन का अध्ययन जब हम लोग करते हैं, तो वो संसाधन कहाँ पर किस प्रकार से वितरित हैं, हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द लैंड एरिया, इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, और किस मात्रा में है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, उनका क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे एक्सट्रैक्शन होता है, कैसे वो बनते हैं, इन सारी चीज़ों को आप लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। इसके साथ-साथ अब ह्यूमन थोड़ा-सा एडवांस हुआ, एडवांस होने के बाद उसने क्या किया, अपने-अपने अलग-अलग देशों की सीमाएँ बना ली, और सीमा बना के वहाँ से अपने देश को एक नई प्रकार की राज्य व्यवस्था, एक नए प्रकार की गवर्नमेंट, एक नए प्रकार का शासन तंत्र दिया। शासन तंत्र के अध्ययन को वो ज्योग्राफी से कैसे इन्फ्लुएंस्ड है, जब पढ़ते हैं, उसको कहते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ठीक है? अब इन सारी चीज़ों के बारे में एक-एक करके हम लोग विस्तार से बात करेंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट छोटे से छोटा अथवा बड़ा से बड़ा, आपको बहुत ही आसान शब्दों में सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ भी वो सारी चीज़ें समझाई जाएँगी। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी, इन ये टर्म्स भले ही आज पहली बार आपको देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन जब आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे, तो आपको इन सारी चीज़ों में एक महारत, जिसको हम लोग कह सकते हैं, बहुत आसानी से हासिल हो जाएगी, और आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी से रिलेटेड 100% क्लियर हो जाएँगे। अब तो हमने अभी तक 2 चीज़ों के बारे में मुख्यतः बात की। पहली कि वास्तव में ज्योग्राफी है क्या? दूसरी चीज़, ज्योग्राफी कौन-कौन से डोमेन्स को डील करता है, कौन-कौन से ब्रांचेज़ ज्योग्राफी की है। तीसरी चीज़ जो आप सबको है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी, कि इस सब्जेक्ट के बारे में हमने जान लिया हल्का-फुल्का। लेकिन इस सब्जेक्ट को हमें विस्तार से पढ़ना क्यों ज़रूरी है? और इम्पोर्टेंस जब भी मैं कह रहा हूँ, तो इम्पोर्टेंस शब्द से मेरा मतलब है खासकर आपके सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन में, ठीक है? तो सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन की जब मैं बात करता हूँ, तो सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन में जब आप प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन देते हैं, इस प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन में जनरल स्टडीज़ में ज्योग्राफी के क्वेश्चन्स भी पूछे जाते हैं आपसे। पहली चीज़, तो पहली इम्पोर्टेंस क्या हो गई आपकी कि प्रीलिम्स में इसका वेटेज होता है। अब वेटेज ये हर साल लगभग वेरी करता रहता है, कभी 4 क्वेश्चन, कभी 5 क्वेश्चन, कभी 6 क्वेश्चन, इस टाइप से आते हैं। तो ये प्रीलिम्स जो है, इसमें हमेशा उसका जो वज़न है, जिसको हम लोग कह सकते हैं, उसका अनुपात है, उससे पूछे जाने वाले प्रश्नों का जो अनुपात है, वो अलग-अलग साल में अलग-अलग होता है। किसी साल में कुछ और ज़्यादा पूछ लिया जाता है, तो किसी साल में कुछ और। लेकिन ज्योग्राफी सिर्फ ज्योग्राफी सेक्शन से रिलेटेड नहीं है, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट, पर्यावरण से भी रिलेटेड है।
तो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को रिलेट करके अगर आप देखेंगे, तो इसका जो पूरा वेटेज है लगभग 20 से 25 क्वेश्चन का बनता है इस सेक्शन में, प्रीलिम्स अकेले में। इसके साथ-साथ अब आते हैं आपके लेवल 2 एग्जामिनेशन पे जिसको हम लोग कह सकते हैं मेंस। और मेंस में आप सबके 2 एग्जामिनेशन को मैं इसको क्लासिफाई कर ले रहा हूँ, जैसे जीएस पेपर्स हो जाएँगे पहले तो आपके 4 और इसके साथ-साथ नेक्स्ट जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शनल, ठीक है? तो जब आप जीएस पेपर में पढ़ते हैं तो जीएस में एक पेपर पहला वाला जो होता है जीएस फर्स्ट, इस जीएस फर्स्ट में भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। एज़ ज्योग्राफी एज़ अ सब्जेक्ट आता है, मतलब स्पेसिफिकली ज्योग्राफी से क्वेश्चन्स आते हैं, ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? इसके साथ-साथ जब आप एनवायरनमेंट सेक्शन के क्वेश्चन को करते हैं, एनवायरनमेंट सेक्शन के क्वेश्चंस पर भी ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि इंटरलिंक करते हैं आपस में। ये कैसे इंटरलिंक करते हैं, थोड़ा-सा एक ओवरव्यू मैं आपको आगे बताऊँ। ऑप्शनल ऑप्शनल तो ज्योग्राफी एज़ अ सेपरेट सब्जेक्ट ही होता है और ज्योग्राफी के बारे में रोचक और ख़ास बात ये है कि ज्योग्राफी के जितने भी लोग होते हैं, अगर वो ठीक से पढ़ें, तो उनके मार्क्स जो होते हैं, वो बहुत अच्छे आते हैं। ज्योग्राफी एक साइंटिफिक अप्रोच का सब्जेक्ट है, जिसकी मार्किंग सॉलिड पैटर्न पे होती है। अगर आप टू द पॉइंट जनरली इसमें क्वेश्चन्स टू द पॉइंट आते हैं। दीज़ आर नॉट समथिंग लाइक रिलेटेड कि डायनामिक करके इधर से उधर पूछा है। एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टैटिक है। भले ही दूसरी चीज़ों पर लगातार क्लाइमेट चेंजेस की वजह से और दूसरी चीज़ें की वजह से थोड़ा-सा डायनामिक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट ज्योग्राफी का जो है वो स्टैटिक रहने वाला है। तो वो जो स्टैटिक पार्ट है ना, वो पूरा पॉइंट पूछा जाता है और अगर आप उसको लिख पाते हैं, तो इसकी मार्किंग जो है सॉलिड होती है 100%। इसके साथ-साथ तीसरी चीज़ हम बात करते हैं ऐसे एग्ज़ामिनेशन में, ठीक है? जो ऐसे के पेपर होते हैं आपके निबंध लेखन होता है, इसमें अगर कोई भी निबंध किसी पर्यावरण की गतिविधि से आते हैं, एनवायरनमेंटल एक्टिविटीज़ से आते हैं, वहाँ भी ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है और आजकल तो आप सब देख रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीज़ें लगातार-लगातार हो रही हैं, तो इनका जो वेटेज है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, इनकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन सारी की सारी जगहों में ज्योग्राफी एज़ अ सब्जेक्ट अपना एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रायिकता में आता है। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी टू बी आस्क्ड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? अब और भी थोड़े-से हम इनकी बारीक चीज़ों पर बात कर लेते हैं, जैसे जब आप एथिक्स पेपर 4 को पढ़ते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं जीएस 4, तो जीएस 4 के पेपर में एथिक्स और एनवायरनमेंट, ठीक है? इसके साथ-साथ एक चीज़ आती है डाइजेस्टर मैनेजमेंट। तो ये डाइजेस्टर कौन-कौन से होते हैं? आप सबको पता होना चाहिए कि वो डाइजेस्टर क्या होते हैं। These digesters are the outcomes of natural processes, extreme natural processes। जब कोई भी प्राकृतिक गतिविधि अपने महत्व को प्राप्त करती है, जिसको हम लोग कह सकते हैं बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएँ आपको देखने को मिलती हैं। तो दिस इज़ ज्योग्राफी। हाँ या नहीं बताइए, आप समझिए कोशिश करिए कि अर्थ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, जब वो अपने एक्सट्रीम पॉइंट तक प्रोसेस करती हैं, तो फिर वो डिज़ास्टर का रूप ले लेती हैं और वो डिज़ास्टर 100% ह्यूमन पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करता है। तो ज्योग्राफिकल एक्टिविटी भी ना रिलेटेड है, इसलिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट में एनवायरनमेंट हो गया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, एथिक्स में भी एनवायरनमेंट की खूब चर्चा होती है, कि हमें पर्यावरण को बचाने के लिए ये कदम उठाए जाने चाहिए, पर्यावरण क्या है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। तो ये आप देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द जीएस सेक्शंस को प्रीलिम्स में, जीएस में भी बहुत सारी चीज़ों को टच करता है और ऐसे में भी। तो इसकी इम्पोर्टेंस आपके एग्जामिनेशन में, सिविल सर्विसेज में लगभग हर एक स्टेज पर थ्रू आउट बनी रहती है। अब थोड़ा-सा बात करते हैं कि ज्योग्राफी इंटरलिंकिंग कैसे है? ये तो हो गया जो मैंने पहले बात की ना, ये ज्योग्राफी अपने आप में एज़ अ कोर सब्जेक्ट है। अब जो हम लोग समझने वाले हैं, वो ये है कि ज्योग्राफी अपने आप में इंटरलिंक भी करता है। इसका मतलब है कि इट इन्फ्लुएंसेस अदर सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस एज़ वेल। जैसे इसको मैं कह सकता हूँ थोड़ा-सा एक वर्ड लिख दे रहा हूँ इंटरलिंक। आपस में इंटरलिंक का मतलब होता है मिलना। जैसे मान के चलो हमने हिस्ट्री पढ़ी, ठीक है? इतिहास पढ़ा। तो इतिहास की
लगभग ज़्यादातर घटनाओं पर भूगोल अपना एक विशेष प्रभाव डालती है। ऐसा होता है? आइए एक उदाहरण से समझते हैं, कैसे? आज तो मानव के पास तकनीकी है, बहुत ज़्यादा विज्ञान, साइंटिफिक डेवलपमेंट ह्यूमन कर चुका है। उसकी वजह से उसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो नेचर की एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकता है, चेंज कर सकता है, एक हद तक जाके। लेकिन जब प्राचीन काल में इन द एंशिएंट टाइम्स जब ह्यूमन के पास इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था, तकनीकी जो हमारा विकास था वो उस लेवल का नहीं था, तो ज़्यादातर ह्यूमन एक्टिविटीज़ एनवायरनमेंट, नेचर से ही प्रभावित होती थी। जिसकी वजह से हिस्टोरिकल इवेंट्स जो है वो चेंज हुई हैं, उन पर इफ़ेक्ट पड़ा है। जैसे हम कहें एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। जब आप पढ़ते हैं अपनी पूरी की पूरी सिविलाइज़ेशनल हिस्ट्री को और यहाँ पर पढ़ते हैं अपनी फर्स्ट अर्बन सिविलाइज़ेशन इंडस वैली सिविलाइज़ेशन। तो एक क्वेश्चन जो हम लोग हमेशा मिस करते हैं अपने आप से पूछना, वो ये है कि सारी की सारी सिविलाइज़ेशंस जो हैं, व्हाई ये इस तरफ से इस तरफ की तरफ ही क्यों शिफ्ट हुई हैं? इसके पीछे का क्या रीज़न है? कि सारी की सारी सिविलाइज़ेशन आपकी नॉर्थ वेस्ट से शुरू होके या वेस्टर्न पार्ट से शुरू होके ईस्टर्न पार्ट की तरफ क्यों आई हैं? इसका ज्योग्राफिकल रीज़न है और वो ज्योग्राफिकल रीज़न क्या है? एक ओवरव्यू की तरफ से मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले इधर वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जो रेन बारिश होती है वो कम होती है। कम बारिश होगी, कम पेड़-पौधे उगेंगे। कम पेड़-पौधे होंगे, साफ जगह ज़्यादा मिलेगी। जिस जगह पर ज़्यादा साफ जगह मिलेगी, बहुत ज़्यादा घना जंगल नहीं होगा, इंसान को काटना नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो पहले वही वहीं जाके बस जाएगा। सीधी-सी बात है। धीरे-धीरे जब आप आगे बढ़ते हैं, तो रेनफॉल पैटर्न बढ़ता चला जाता है। और जब ये रेनफॉल पैटर्न बढ़ता है, तो जंगल, फॉरेस्ट एरिया भी बढ़ता जाता है और डेंस होता जाता है। इसके लिए आपको इम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है मज़बूत, जो उस समय पर अवेलेबल नहीं थे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उस लेवल का नहीं था, जिसकी वजह से नेचर ने इन्फ्लुएंस किया, तो हिस्ट्री को भी इन्फ्लुएंस किया ज्योग्राफी ने और इन सारी चीज़ों पर मैं सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। थ्रूआउट द एंशिएंट एंड मेडिएवल हिस्ट्री आपकी ज्योग्राफी ने हिस्ट्री को कंटीन्यूअसली स्टेप इन किया है और इन्फ्लुएंस किया। तो हिस ज्योग्राफी एज़ अ सब्जेक्ट इन कॉन्सेप्ट्स को भी डेवलप करता है और आपको समझाता है। दूसरी चीज़ अगर मैं आपसे बात करूँ इकोनॉमी, इकोनॉमी को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है? आप सब तो कहेंगे कि इकोनॉमी तो बहुत ज़्यादा डायनामिक सब्जेक्ट है, ये तो अपने स्टैटिक पोर्शन पे भी नहीं रहता है, लगातार करंट अफेयर्स से इंटीग्रेट करता है, कहीं दूसरी सारी चीज़ों के ऊपर रिलाई करता है। लेकिन इकोनॉमिक्स के ऊपर भी ज्योग्राफी का प्रभाव है, कैसे? आफ्टर ऑल इकोनॉमी है क्या? इकोनॉमी को अगर हम बहुत साधारण शब्दों में समझाएँ तो वो ये है कि आपको जो रिसोर्स मिले हैं, अपने अपनी कंट्री के अंदर आपको जो रिसोर्स मिले हैं, उन रिसोर्स का बेटर यूज़, ऑप्टिमम यूज़ आप कैसे कर पा रहे हैं, दिस इज़ इकोनॉमी और उससे आप क्या लाभ उठा रहे हैं, क्या सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो इकोनॉमी है। तो वो रिसोर्स आपको किसने दिए हैं ये बताइए? ये जो रिसोर्स हम टेकन फॉर ग्रांटेड हर बार इसको हम लोग ऐसे ही करते हैं, कि मान के चलो ये हमें किसी विरासत में मिले हैं और इसके ये किसी और के अधिकार क्षेत्र में थे ही नहीं, ये हमारे लिए ही थे, ऐसा नहीं है। और इसका दोहन भी इसी मानसिकता से होता है, इनका एक्सप्लॉइटेशन करना ठीक नहीं है, इनका पॉल्यूशन जिस वर्ड है इसको हम लोग कह सकते हैं, एग्ज़ॉशन ये सारी की सारी चीज़ें इसी माइंडसेट से होती हैं कि बिकॉज़ वी टेक देम फॉर ग्रांटेड जबकि ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। इसके बारे में अलग चर्चा होगी लेकिन पहले से जो हम लोग समझना चाह रहे हैं, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि रिसोर्सेज़ आपको नेचर ने प्रोवाइड किए हैं। उन रिसोर्सेज़ से एलिड एक्टिविटीज़ को जब आप पढ़ते हैं, तो वो इकोनॉमी सब्जेक्ट हो जाता है और रिसोर्सेज़ इकोनॉमी को दोनों ही इन्फ्लुएंस करते हैं, ये चीज़ आप सबको पता होनी चाहिए। आज जिन भी कंट्रीज़ की जीडीपी सबसे ज़्यादा बड़ी है, उनके पास रिसोर्सेज़ अबंडेंट अमाउंट में हैं। अगली बात क्वालिटी, क्वालिटी को कैसे इन्फ्लुएंस किया है ज्योग्राफी ने? बहुत ज़्यादा पुराने समय में जाके नहीं बात करते हैं। अभी रिसेंट आप देखिए, आपने देखा नेचुरल बॉर्डर, हिमालयन। ये हिमालय बॉर्डर आपको कंटिन्यूअसली प्रोटेक्ट कर रहा है चाइनीज एग्रेशन से। जहाँ पर जगह नहीं है, जहाँ पर हिमालयन एक्सटेंशन अच्छा नहीं है, वहाँ पर कंटिन्यूअसली इन्वेजन्स आपको देखने को मिलते हैं या एनक्रोचमेंट देखने को मिलता है। एग्जाम्पल है अरुणाचल वगैरह, जहाँ पर चाइनीज वगैरह रहते हैं। इसके अलावा पहली चीज़, अभी आप सबने
अगर पॉलिटी को ठीक से पढ़ा होगा, तो रिवर डिस्प्यूट्स ये बहुत अच्छा इंटर-स्टेट रिलेशन जब आप पढ़ते हैं, अंतर्राज्यीय संबंधों के बारे में जब आप पढ़ते हैं, उनका समझते हैं, तो आपने सब एक चीज़ देखनी पड़ेगी, वो है रिवर डिस्प्यूट मतलब बहुत सारे राज्यों के बीच नदी और नदी के प्रवाह तंत्र, उसके जल, जल का भंडारण, जल का प्रयोग कौन करेगा, इन सब चीज़ों को लेके विवाद बना हुआ है। तो ये रिवर एक ज्योग्राफिकल एंटिटी है, इसने अफ़ेक्ट किया पॉलिटी को या नहीं? ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स लिस्ट है एक बहुत बड़ी, अबंडेंट अमाउंट में है, जिसमें आप सब लोग इस बात को कन्विंस हो सकते हैं कि पॉलिटिक्स को भी ज्योग्राफी लगातार इन्फ्लुएंस करती है। तीसरी चीज़ सोसाइटी। अब आप कहेंगे सोसाइटी को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा? सोसाइटी क्या है? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ही ना सोसाइटी है। पॉपुलेशन का ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन कैसे है, वो कैसे रहता है, कैसे अपना खान-पान करता है, उठता-बोलता कैसे है, यही सोसाइटी है। ये जो सोसाइटी है, इसको भी इन्फ्लुएंस ज्योग्राफी करती है। कैसे? एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। कोई एक ऐसी जगह लीजिए मान के चलो राजस्थान। राजस्थान का पूरा थार डेज़र्ट वाला एरिया, द एरिया व्हिच लाइज़ वेस्ट टू द अरावली। अरावली के वेस्ट में जो एरिया है, उसमें जो पॉपुलेशन है, क्या वो उतनी ही है जितनी आज नॉर्दर्न प्लेन्स में है, उत्तर प्रदेश में है? नहीं है, क्यों नहीं है? उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस वैसी नहीं है। और क्लाइमेटिक कंडीशंस वायुमंडलीय दशाएँ, जलवायु दशाएँ वैसी नहीं है, तो लोग उसको एडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर नहीं रह पा रहे हैं। क्या करते हैं? दे माइग्रेट फ्रॉम हियर। कुछ जगहों में डेंसिटी ज़्यादा है, कुछ जगहों में डेंसिटी कम है। तो सोसाइटल पैटर्न चेंज हुई या नहीं हुई पॉपुलेशन? माइग्रेशन आप सब पढ़ रहे हैं, रूरल अर्बन माइग्रेशन प्रॉब्लम बनी हुई है इंडिया के लिए आज। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? तो ज्योग्राफी, ज्योग्राफी हर एक चीज़ को रिलेट करती है। एक मैंने एग्ज़ाम्पल दिया थोड़ा-सा माइग्रेशन। माइग्रेशन के अलावा कल्चर को भी इन्फ्लुएंस करता है। कल्चर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? हमारी जो ड्रेस है, क्या वो वही है जो यूरोप में रहने वालों की है? हमारी जो ड्रेस है, मान के चलो मैं और जब भी मैं हमारी कह रहा हूँ, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ भी एज़ अ इंडियन। क्या मेरे जो कपड़े हैं और इवन द इंडिया में भी हम लोग अलग-अलग टाइप की ड्रेसेस पहनते हैं। आप साउथ ईस्टर्न साइड में जाइए, वहाँ पे ड्रेसेस अलग हैं, राजस्थान की ड्रेसेस अलग हैं, नॉर्थ ईस्ट की ड्रेसेस अलग हैं, ऊपर जम्मू-कश्मीर, लद्दाख क्षेत्र की ड्रेसेस अलग हैं, ऐसा क्यों है? ड्रेसेस आर द पार्ट ऑफ कल्चर, इज़न्ट इट? जब जो ड्रेसेस को इन्फ्लुएंस किया है, तो हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये कह सकते हैं कि इट इज़ आल्सो समथिंग व्हिच इन्फ्लुएंस द कल्चर एंड इन टर्न सोसाइटी। ज्योग्राफी हर एक सब्जेक्ट को कंटीन्यूअसली इंटरलिंक करता रहता है और उसका एक ओवरऑल इम्पैक्ट आपके एग्जामिनेशन में पड़ता है। क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर आप ये सारी चीज़ें एनालिटिकल वे में एग्जामिनर को समझा पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपके जो मार्क्स हैं, वो अच्छे आने वाले हैं। अब जिन चीज़ों के बारे में हम लोग बात किए हैं, जैसे क्या है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की इम्पोर्टेंस क्या है, ब्रांचेज़ क्या हैं, इसके बाद ज्योग्राफी कैसे इंटरलिंक करता है दूसरे सब्जेक्ट के साथ। ज्योग्राफी की शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ तक जाते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। वहाँ पर ये समझेंगे कि ज्योग्राफी जो विषय है, हमें अपने सिलेबस में कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। कौन-कौन सी शर्तों के साथ पढ़ना है और कौन-कौन से प्रीरिक्विज़िट हैं, जो आप सबको पहले माइंड में बिठा लेने हैं कि इस सब्जेक्ट को इस तरह से पढ़ना है। जनरली एक अप्रोच मैं आपको ये बता दे रहा हूँ आज की क्लास में कि इस सब्जेक्ट को पढ़ते समय फैक्ट्स नहीं रटने हैं। क्योंकि फैक्ट्स आर द रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसेस। कोई भी इवेंट जब होती है, वो एक प्रोसेस का रिजल्ट है। एक लंबी सी प्रोसेस जब चली, तब 1857 की रिवॉल्ट हुई। तो फैक्ट 1857 को रट लेने में कंप्लीट नहीं हो जाता है, आपको उसके प्रोसेस को समझना पड़ेगा। सेम यहाँ पे भी। अभी लगातार चैलेंज बना हुआ है, आप सब अवेयर लोग हैं अगर आप करंट अफेयर्स से, तो अरावली हिल्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया हुआ है, जिसमें उसने कहा है कि 100 मीटर से नीचे की जितनी भी हिल्स हैं, ब्रॉड बेस को लेके, उन सबको एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन के अंदर नहीं रखा गया है, मतलब उनको पर्यावरण रूप से संरक्षित नहीं माना गया। क्या होगा इससे? दे विल बी सब्जेक्टेड टू डिग्रेडेशन, उनकी माइनिंग होगी, खत्म होगा और उसकी प्रॉब्लम्स होंगी, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना है? देखो अब मैंने एक एग्ज़ाम्पल से आपको समझाया कि अभी आपने अरावली के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखा, एससी जजमेंट, ठीक है? और अरावली क्या है आप बताइए हमें? अरावली एक ज्योग्राफिकल माउंटेन है और ये माउंटेन है ज्योग्राफिकल ही है ना? तो इसमें करंट अफेयर्स के साथ लिंक करके एक नया इश्यू आपको प्रोवाइड किया है। तो करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक्स को अपने स्पेसिफिक पोर्शन से लिंक करते हुए ही पढ़ना है। यही आजकल की अप्रोच है आपके सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशंस की। दूसरी चीज़, ज्योग्राफी में एक
मैप्स जो है ना ये बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स में जनरली नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन ज्योग्राफी में ये भरपूर देखने को मिलेंगे। और ज्योग्राफी में मैप्स से ये है कि आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स को, आपके रिप्रेजेंटेशन के तरीकों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एनहांस करते हैं ज्योग्राफिकल मैप। तीसरी चीज़ जो है इसमें कि ज्योग्राफी एक कॉज़ एंड इफेक्ट की तरह से चलता है। कॉज़ एंड इफेक्ट का मतलब क्या है? कारण और प्रभाव। कोई भी चीज़ वर्क करती है, उसका रिज़ल्ट निकल के आता है, उसके पीछे जो प्रोसेस है, इसी से रिलेटेड करता है। तो अगर आप इसको इस वे में एनालिटिकल फॉर्म में समझा पा रहे हैं, तो आपके लिए बेहतर है और आप अपने एग्ज़ामिनेशन में इससे बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो ये कुछ ब्रॉड थिंग्स हैं, जब भी हम सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो साथ-साथ एक टॉपिक की स्ट्रेटजी को समझते हुए चलेंगे। जब भी इस टॉपिक आएगा तो उससे रिलेटेड चीज़ों की बात हम लोग वहीं पर करेंगे। अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आज की जितनी भी चीज़ें हैं, आप सबको जो भी नोट्स है ये सारे कंटीन्यूअसली प्रोवाइड कर दिए जाएँगे। बने रहें लगातार और अपने साथियों को भी चैनल से जोड़ के रखें, प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ के रखें, ये प्लेटफ़ॉर्म आपका है और आपको हमेशा इस प्लेटफ़ॉर्म से बेहतर मार्गदर्शन मिलता रहे। मिलते हैं अगली कक्षा में, धन्यवाद।